नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का एक टॉपिक जो उपभोग परिकल्पना से संबंधित है, सापेक्ष आय परिकल्पना, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले कीन्स द्वारा प्रतिपादित निरपेक्ष आय परिकल्पना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक में लोगों के उपभोग व्यवहार की व्याख्या की, जिसे उन्होंने उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहा था। कीन्स का कहना था, लोगों का उपभोग उनकी निरपेक्ष आय पर निर्भर करता है। जैसे जैसे निरपेक्ष आय बढ़ती है, लोगों पर किया जाने वाला कुल व्यय कम होता चला जाता है। यानी एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है, और ठीक ऐसा ही एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ भी होता है। कीन्स का ये पूरा विचार, जिसे वे मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं, किसी तरह की एम्पिरिकल अध्ययन पर आधारित नहीं था। ये उनके अनुभव पर आधारित था, और कीन्स की इस परिकल्पना पर तब तक सवाल नहीं किया गया जब तक 1946 में साइमन कुजनेट्स का अध्ययन प्रकाशित नहीं हुआ। कीन्स और साइमन कुजनेट्स दोनों परिकल्पनाओं को हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। कुजनेट्स ने मुख्य रूप से यूएसए के 1869 से 1938 के उपभोग और आय आंकड़ों का विश्लेषण किया, और उन्होंने पाया कि लोगों की उपभोग प्रवृत्ति वैसी नहीं होती है जैसा कीन्स बतलाते हैं। इन 70 वर्षों का अध्ययन कर कुजनेट्स ने पाया कि लोगों की औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वह स्थिर बनी हुई होती है। प्रोफेसर कुजनेट्स के स्टडी के बाद अर्थशास्त्रियों में एक विवाद शुरू हो गया कि असल में उपभोग फलन कैसा होता है। क्या उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है जैसा कुजनेट्स अपनी परिकल्पना में बताते हैं, या उपभोग प्रवृत्ति घटती हुई होती है जैसा कीन्स अपनी परिकल्पना में कहते हैं। कीन्स और कुजनेट्स के सिद्धांत के बीच इस विरोधाभास को कुजनेट्स पजल कहा जाता है। इस पजल को सॉल्व करने का सबसे पहला जो प्रयास है वह प्रोफेसर ड्यूजनबरी द्वारा किया गया। ड्यूजनबरी ने अपने उपभोग की सापेक्षिक आय परिकल्पना में कुजनेट्स और कीन्स की जो यह विरोधाभासी बातें हैं, इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। ड्यूजनबरी का यह विश्वास था कि लोगों की औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी जो है वह दीर्घकाल में स्थिर होती है, ड्यूजनबरी का मानना था, जबकि अल्पकाल में इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ एक शब्द है सापेक्ष। तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तो किसी के साथ तुलना की जा रही होती है जब किसी की, तो उसे सापेक्ष कहते हैं। और निरपेक्ष का मतलब निरपेक्ष आय परिकल्पना जिसे कीन्स द्वारा दिया गया था, तो निरपेक्ष जो होता है किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है, यह तुलना से स्वतंत्र होता है, तो उसे निरपेक्ष आय कहा जाता है। तो ड्यूजनबरी ने सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन 1949 में किया। 1949 में ड्यूजनबरी ने अपनी पुस्तक इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर किताब में उपभोग से संबंधित 2 बातें बताई, और कीन्स के उपभोग सिद्धांत की मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया, तथा अपनी किताब इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मुख्य रूप से 2 बातें बताई। क्या 2 बातें बताई सापेक्ष आय परिकल्पना के सिद्धांत में? पहली जो बात ड्यूजनबरी ने बताई थी, ड्यूजनबरी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग व्यवहार स्वतंत्र नहीं होता है। मतलब दूसरे व्यक्तियों का उपभोग पर निर्भर करता है, अपने पड़ोसी, साथी, रिश्तेदारों के उपभोग व्यवहार पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि अन्य व्यक्तियों के उपभोग पर निर्भर करता है।
पड़ोसी कितना उपभोग कर रहा है, क्या उपभोग कर रहा है, इस बात पर किसी भी व्यक्ति का उपभोग व्यवहार निर्भर करता है। तो इसमें क्या बताया, प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग व्यवहार जो है स्वतंत्र नहीं होता है, अन्य व्यक्तियों के उपभोग व्यवहार पर निर्भर करता है। दूसरी बात जो उपभोग व्यवहार के संदर्भ में ड्यूजनबरी ने बताया कि उपभोग संबंध समय के साथ अपरिवर्तनीय होता है। उपभोग संबंध समय के साथ साथ अपरिवर्तनीय होता है। ड्यूजनबरी मानता है कि दीर्घकाल में एपीसी स्थिर होती है। दीर्घकाल में एपीसी स्थिर होती है। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर जेम्स ड्यूजनबरी का सिद्धांत जो है दो परिकल्पनाओं में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। पहली जो परिकल्पना है उसे प्रदर्शनकारी प्रभाव या ड्यूजनबरी प्रभाव कहा जाता है। पहली परिकल्पना प्रदर्शनकारी प्रभाव या ड्यूजनबरी प्रभाव है और दूसरी परिकल्पना जो है वह रैचेट प्रभाव की है। अब प्रदर्शनकारी प्रभाव, इसके अनुसार लोगों के उपभोग प्रवृत्ति एक दूसरे पर निर्भर करती है। अर्थात लोगों में यह उपभोग प्रवृत्ति होती है कि निरंतर वे ऊंचे उपभोग स्तर पर बढ़ें और अपने धनी पड़ोसियों की प्रतिस्पर्धा करें। मतलब दूसरों की देखा देखी करता है उपभोक्ता, मतलब अपने पड़ोसियों से अपने उपभोग स्तर की तुलना करता है और हमेशा प्रयास करता है कि वह ऊंचे उपभोग स्तर पर बना रहे, चाहे उसकी आय कितनी भी हो। आगे ड्यूजनबरी कहता है कि समाज में लोगों की सापेक्ष आय में अंतर पाया जाता है और यह अंतर ही उपभोग को निर्धारित करता है। फिर ड्यूजनबरी कहता है कि धनी व्यक्तियों की एपीसी कम होती है। धनी व्यक्तियों की एपीसी कम होने का मतलब हुआ अर्थात आय में थोड़ा परिवर्तन करके उपभोग का ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकते हैं धनी व्यक्ति। आगे ड्यूजनबरी बताते हैं कि गरीब व्यक्तियों की एपीसी अधिक होती है, अर्थात गरीब व्यक्ति को उपभोग का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में आय व्यय करनी पड़ती है। इस प्रकार धनी व्यक्तियों की एपीसी कम और गरीब व्यक्तियों की एपीसी अधिक होती है। इसी के आधार पर दोनों में संतुलन स्थापित हो जाता है, जिससे दीर्घकाल में एपीसी में स्थिरता की स्थिति पाई जाती है। इस प्रभाव को प्रदर्शनकारी प्रभाव कहते हैं। मतलब लोगों में उपभोग दूसरे लोगों के उपभोग को या दूसरे लोगों के उपभोग पर निर्भर करता है। अगली जो परिकल्पना ड्यूजनबरी द्वारा बताई गई वह परिकल्पना है आय की पिछली चोटी। आय की पिछली चोटी, इसमें ड्यूजनबरी जो है वह अल्पकाल में उतार चढ़ावों की व्याख्या करता है। कीन्स की मान्यता का खंडन करते हुए कीन्स कहता था कि उपभोग संबंधी परिवर्तन, उपभोग जो है परिवर्तनशील होते हैं, जबकि ड्यूजनबरी कहता है कि उपभोग संबंध परिवर्तनशील नहीं होते हैं, उनमें स्थिरता पाई जाती है, अर्थात उपभोग संबंध अपरिवर्तनीय होते हैं। ड्यूजनबरी कहता है कि समृद्धि के समय लोगों का उपभोग स्तर ऊंचा होता है और वे व्यक्ति उसी के अनुसार अपने को समायोजित कर लेता है और उसी उपभोग स्तर पर आदी हो जाता है, ऊंचे उपभोग स्तर पर आदी हो जाता है। कब व्यक्ति ऊंचे उपभोग स्तर पर आदी हो जाता है? तो जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि की स्थिति होती है। समृद्धि में आय स्तर ऊंचा तो उपभोग स्तर भी ऊंचा हो जाता है और एक बार उपभोग उस ऊंचे स्तर को प्राप्त उपभोक्ता जो है एक बार उस ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है तो उसका उसी ऊंचे स्तर पर बने रहना संभव हो जाता है। जब उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आती है तब भी उपभोक्ता जो है उसी स्तर पर बना रहना चाहेगा। इसे ड्यूजनबरी रैचेट प्रभाव या रैचेट प्रभाव कहते हैं। क्या है रैचेट प्रभाव?
रैचेट प्रभाव मुख्य रूप से बताता है कि जब लोगों की कुल आय बढ़ती है तो उनका कुल उपभोग व्यय भी बढ़ता है, लेकिन ठीक इसके उलट जब लोगों की आय घटती है तो लोगों का कुल उपभोग व्यय उस अनुपात में नहीं घटता है जितना कि आय के बढ़ने पर बढ़ा था। यानी आय घटने पर कुल उपभोग व्यय में कम कमी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उच्च जीवन स्तर जीने के आदी हो चुके होते हैं। जब आय घटती है तो पुराने उपभोग स्तर को कम नहीं कर पाते हैं और अपनी आय का ज़्यादा भाग खर्च करके उस पुराने स्तर को बनाए रखना चाहते हैं। यही रैचेट प्रभाव है। यदि लंबी अवधि तक आय में कमी बनी रहती है तो हो सकता है धीरे धीरे लोग उपभोग व्यय कम कर दें। तो अर्थव्यवस्था में मंदी के समय भी इसी उपभोग स्तर पर बने रहना जो है वह रैचेट प्रभाव कहलाता है। तो रैचेट प्रभाव क्या होता है, एक बार उपभोक्ता जब ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है तो उस समृद्धि के समय और समृद्धि के बाद जब मंदी की स्थिति आती है तो उस ऊंचे स्तर से वह नीचे नहीं आ पाता है, तो इसी प्रभाव को रैचेट प्रभाव कहा जाता है। अब इस प्रकार दोनों परिकल्पनाओं को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस समीकरण के माध्यम से दोनों परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें सी टी वाई टी बराबर ए माइनस सी वाई टी अपान वाई ज़ीरो, जिसमें सी टी अपान वाई टी जो है वह ए पी सी को बताता है। सी टी अपान वाई टी जो है यह ए पी सी को बताता है। डिवीजनवरी कहता है कि वर्तमान समय का जो ए पी सी है वह पिछली अधिकतम आय का फलन है तथा वर्तमान आय से संबंधित है। उसी को इस समीकरण में व्यक्त किया गया है, जिसमें सी टी अपान वाई टी का मतलब वर्तमान में ए पी सी है, वर्तमान में ए पी सी है। तो जिसमें यह समीकरण है, इस समीकरण में सी का मतलब हुआ उपभोग, वाई का मतलब आय से होता है, टी का मतलब वर्तमान समयावधि से, ए का मतलब स्वायत्त उपभोग से है, वाई जीरो का मतलब पिछला अधिकतम स्तर जो है, और स्मॉल सी का मतलब उपभोग फलन से होता है। तो इस प्रकार से इस समीकरण के माध्यम से भी दोनों के बीच या दोनों परिकल्पनाओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अब एक आरेख के माध्यम से रैचेट प्रभाव या समृद्धि एवं मंदी के काल में उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में रहता है इसको दिखाया जा सकता है। यह आरेख है। आरेख में CL यह लाइन जो है 0 यह दीर्घकालीन उपभोग फलन को व्यक्त कर रही है। CS1 अल्पकालीन उपभोग फलन को यह रेखा व्यक्त कर रही है और यह रेखा CS2 जो है वह अल्पकालीन उपभोग फलन को व्यक्त कर रही है। आरेख में x अक्ष पर आय स्तर को तथा y अक्ष पर उपभोग स्तर को लिया गया है। अब प्रारंभिक अवस्था में आय का स्तर जो है OY1 है। प्रारंभिक अवस्था में आय का स्तर जो है यह OY1 है। ऐसे में संतुलन स्तर जो है वह E1 बिंदु पर है। जब आय OY1 है तब ऐसी स्थिति में उपभोग जो होगा वह इस E1 से Y1 तक होगा। जब आय का स्तर जो है OY1 है तो उपभोग का स्तर कहाँ होगा बताया गया है E1 से Y1, यह उपभोग का स्तर होगा। अब क्या होता है, मंदी की स्थिति आती है अर्थव्यवस्था में, तब आय का स्तर कम होकर Y1 से Y0 हो जाता है। यह Y1 से Y0 हो जाता है मंदी की स्थिति में आय का स्तर कम होकर। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो है वह C1 पर जो है संतुलन में होगा, C1 पर संतुलन में होगा, E0 पर नहीं होगा। C1 में संतुलन पर होगा, E0 पर नहीं होगा।
ऐसी स्थिति में उपभोग जो है उपभोक्ता बहुत ज़्यादा नहीं घटाता है, और बहुत ज़्यादा घटाता अगर उपभोग तो वह E0 पर आ जाता है, E0 पर नहीं आता है, C1 पर आता है उपभोक्ता। और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता या व्यक्ति अपनी चालू बचतों में कमी कर देता है, बचत जो है कम कर देता है, लेकिन उपभोग को न्यूनतम या नहीं के बराबर कम करता है, अर्थात उपभोग पहले जितना ही बना रहता है। अब अगली क्या स्थिति होती है, ड्यूजन वरी बताते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में रिकवरी की स्थिति आती है, अर्थात जब क्या होती है, अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की आय का स्तर बढ़ता है तो उपभोक्ता पुनः Y1 से Y2 पर आय का स्तर हो जाता है, आय का स्तर बढ़कर Y1 से Y2 पर हो जाता है, तो उपभोक्ता जो है वह E से E2 पर पहुंच जाएगा। जब आय का स्तर बढ़ता है तो उपभोक्ता जो है वह E1 से E2 स्तर पर पहुंच जाता है, मतलब उपभोग का स्तर जो है वह बढ़ा देता है आय बढ़ने के साथ साथ। अब ड्यूजन वरी कहता है कि अब अगर आय का स्तर वापस कम हो जाए, अब अगर आय का स्तर जो है वापस कम हो जाए, मतलब Y2 से Y1 अगर आय का स्तर पहुंच जाए तो उपभोक्ता जो है वह E2 से E1 पर नहीं आता है, E2 से E1 पर नहीं आता है, बल्कि उपभोक्ता जो है वह अपने उपभोग का स्तर कम करके E1 पर नहीं आएगा, वह चालू बचतों को कम कर देगा और E2 से घटकर जो है वह C2 पर पहुंच जाएगा, अपने उपभोग के स्तर को न्यूनतम या नहीं के बराबर कम करेगा और C2 पर पहुंच जाएगा। इसी E2 से जब C2 पर उपभोक्ता जाता है तो इसी को ही रैचेट प्रभाव कहा जाता है। क्या होता है रैचेट प्रभाव, समझ में आ गया है आशा है। ऐसा प्रभाव होता है जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है तो उपभोक्ता अपने उच्चतम आय के स्तर पर पहुंचने के बाद वह अपने उपभोग के स्तर को घटा नहीं पाता है, अर्थात अपने उपभोग के स्तर को नाम मात्र घटाता है, और पुनः आय बढ़ने पर उपभोग का स्तर तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मंदी की स्थिति में वह अपने उपभोग के स्तर को ज़्यादा कम नहीं कर पाता है। इसी को रैचेट प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 1949 में ड्यूजन वरी द्वारा दिया गया उपभोग आय परिकल्पना से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रभाव, जिसे सापेक्ष आय परिकल्पना कहा गया, के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने देखा रैचेट प्रभाव कैसे कार्य करता है और प्रदर्शन प्रभाव या ड्यूजन वरी प्रभाव कैसे कार्य करता है। अब अगली क्लास में हम लोग फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।